हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जैक द्वारा अ, दिए गए मॉडल सेट में से क्लास 10th के साइंस मॉडल सेट को हल करेंगे। इसमें आप जानते ही हैं कि 3 मुख्य भाग हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो तीनों को अगर हम एक वीडियो में बनाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो इसीलिए बेहतर है कि हम लोग इसको टोटल पेपर को 3 भागों में विभाजित कर लें। इससे क्या है कि हमें उनको समझने में आसानी होगी। इसलिए आज हम फिजिक्स के पोर्शन को चालू करते हैं। चलिए, और इसमें हम लोग यहाँ चालू कर लेते हैं। फिर भी अगर बीच में आपको कभी कोई असुविधा हो तो आप उसको कमेंट में बताइएगा, हम उसको आगे फिर से शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा प्रथम प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि फोकस दूरी की डिफिनीशन होती है अनंत से आने वाली किरणें अगर लेंस है तो गुजरने के पश्चात, और दर्पण है तो परावर्तन के पश्चात। जहां पर या तो वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वही बिंदु फोकस कहलाता है। तो अगर हम देखें समतल दर्पण, तो इसमें अगर प्रकाश किरणें आपतित होंगी, आप देख सकते हैं अगर समांतर किरणें इस पर आपतित होंगी तो ये परावर्तन के पश्चात भी समांतर चली जाएंगी। अगर ये परावर्तन के पश्चात भी समांतर हो गई तो ये बाद में कहाँ जाकर मिलेंगी? अनंत पर। अतः इसका फोकस अनंत पे होगा, तो फोकस दूरी का मान भी कितना हो जाएगा? अनंत। अतः ऑप्शन बी सही होगा। दैट इज द राइट आंसर। आइए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु की स्थिति कहां पर है, अर्थात वस्तु कहां पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक बने, उल्टा बने और इक्वल साइज का बने। तो आइए एक बार हम चर्चा कर लेते हैं कि इसके केसेस क्या क्या होते हैं। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु C पर रखी गई हो तो इसका प्रतिबिंब C पर बनता है। अगर वस्तु C से बाहर होती है तो इसका प्रतिबिंब C से अंदर होता है, बट F और C के बीच में होता है। और वस्तु अगर C के अंदर रखी हो तो प्रतिबिंब C के बाहर बनता है। तो दिए गए केस में अगर देखें तो इसमें प्रतिबिंब समान आकार का बन रहा है, अर्थात वस्तु कहां पर रखी होगी? C पर। यही एकमात्र केस है जिसमें एक वस्तु और प्रतिबिंब समान दूरी पर होते हैं, जिसकी वजह से इसका आकार भी आकार भी, इनका साइज भी इक्वल होता है। तो सही आंसर कौन सा है? C पर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी 2 बार लिख दिया है, लेकिन यह आंसर C पर सही है। ठीक है, राइट आंसर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? बच्चों, आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, अगर हम माध्यम की बात करें तो माध्यम का वह चीज जो प्रकाश की स्पीड से संबंधित है वो है उसका अपवर्तनांक। आप जानते हैं कि माध्यम का अपवर्तनांक स्पीड ऑफ लाइट से किस प्रकार संबंधित है? हम जानते हैं म्यू इक्वल टू होता है C/V, जहां की C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल, और V क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अगर हमें माध्यम की चाल V चाहिए तो V इक्वल टू यहाँ से हम देख सकते हैं क्या हो जाएगा? C/म्यू, अर्थात म्यू जब कम होगा तो वहां पर V का मान ज्यादा होगा। तो म्यू सबसे कम, म्यू मतलब अपवर्तनांक, अर्थात प्रकाशिक घनत्व, प्रकाशिक सघनता। प्रकाशिक सघनता इसमें किसकी कम है सबसे? तो आप देख रहे हैं तेल, पानी, वायु और कागज, इसमें से सबसे कम सघन कौन सा दिख रहा है? वो है आंसर वायु। तो वायु का जो अपवर्तनांक है वो सबसे कम होगा, अतः इसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो सही आंसर क्या है? वायु। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? स्टूडेंट्स इसमें ध्यान से देखिए, इसका आंसर जो दिया है लेंस की क्षमता वो है -4। ये -4 डायोप्टर होना चाहिए, क्योंकि लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। तो और पूछा है आपसे फोकस दूरी, तो आइए देखा जाए फोकस दूरी और पावर में क्या संबंध होता है। बहुत ही आसान सा संबंध है, आप जानते ही हैं कि P इक्वल टू क्या होता है? 1/F। तो यहाँ से अगर फोकस दूरी पूछा है तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/P। आइए हम मान रख देते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है
कि P जो पावर डायोप्टर में होता है ये SI मात्रक है, अर्थात फोकस दूरी जो आएगी वो भी दूरी का SI मात्रक में आएगी कि अर्थात मीटर में आएगी। तो अगर हम मान रख दें तो क्या आ रहा है 1/P, F बराबर 1/P, P का मान कितना है -4 रख दें, इसका मान कितना आएगा -0.25 मीटर। तो सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी सही आंसर है। और इसमें बच्चों एक बात ध्यान देना है आपको कि प्लस और माइनस क्या इंडिकेट करता है। प्लस और माइनस बताता है कि उसकी प्रकृति क्या है, लेंस की प्रकृति। हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो जैसा फोकस दूरी का चिन्ह रहेगा वही पावर का भी चिन्ह रहेगा। तो यहाँ जो चिन्ह है वो है माइनस, अर्थात यहाँ पर अगर लेंस पूछा होता कि लेंस कौन सा होगा तो क्या आंसर होता? अवतल लेंस। चलिए आइए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये जो हिस्से हैं, 4 हिस्से जो इसमें प्रश्नों में दिया है, इनके क्या क्या काम होते हैं एक बार आइए चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कार्निया है, सबसे पहला ऑप्शन है कार्निया। कार्निया क्या होता है? हमारे आंख का सबसे सामने का भाग जो प्रकाश को अंदर प्रवेश कराता है। इसके अंदर है आइरिस। आइरिस क्या होता है? आइरिस लेंस के ऊपर का एक भाग होता है, एक स्किन जैसा भाग जो कि अपारदर्शी होता है और इसके थ्रू लाइट हमारे आंख में प्रवेश करता है। आइरिस के बीच में एक छोटा सा होल होता है जिससे लाइट प्रवेश करता है और उस छोटे से छेद को क्या कहते हैं? पुतली। जैसे हमारी आंख का लेंस अगर हो गया तो यहाँ पर ऊपर जो लेयर एक पतली सी होती है यही है आइरिस, और इसका बीच में छोटा सा जो होल होता है इस भाग को क्या कहते हैं? प्यूपिल अर्थात पुतली। तो यहाँ पे देखिए अगला है सिलियरी मांसपेशिया। सिलियरी मांसपेशिया क्या होती है? वे पेशियां जो लेंस को पकड़े होती हैं, ये देखिए किनारे से जो पकड़ी है लेंस को दोनों तरफ से, यही है सिलियरी मांसपेशिया, यही लेंस को पकड़े रहती हैं। और अगर ये लेंस को पकड़ी हैं तो लेंस के साइज को कम या ज्यादा करना है तो यही करेंगी, यही लेंस को खींचकर उसको लंबा कर सकती हैं। अगर खींचेंगी तो लेंस पतला हो जाएगा और फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और ये मांसपेशियां अगर लेंस को दबाएं तो लेंस मोटा हो जाएगा और उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं सही आंसर, मानव नेत्र की फोकस दूरी को कौन चेंज करता है? तो वो है सिलियरी मांसपेशिया। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूरदृष्टि दोष को और भी किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो बहुत बेसिक सा प्रश्न है बच्चों। आप जानते हैं कि इंग्लिश में दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। यहाँ पर राइट आंसर है ए। मायोपिया किसको कहा जाता है? ये होता है निकट दृष्टि दोष। तो प्रेसबायोपिया क्या होता है? प्रेसबायोपिया होता है जरा दूर दृष्टि दोष, जिसमें पीड़ित व्यक्ति को न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न ही नजदीक की वस्तु। बट ऑप्शन इस प्रश्न के हिसाब से कौन सा आंसर सही है? हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। आइए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये सब देखिए बच्चों, जो प्रश्न है वो बहुत ही बेसिक है। ये मीन्स आपको लर्निंग बेस्ड है, सिंपली याद करने वाले प्रश्न है। तो ये तो आंसर आपको डायरेक्ट याद रखने हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ये जानते हैं जिन्होंने ओम का नियम दिया था उनके नाम के आधार पे ही प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम रखा गया है, का नाम ओम रखा गया है। और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है OHM, ओम। और इसको हम ग्रीक सिंबल ओमेगा से डिनोट करते हैं। और जब हम इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं एज ए रेजिस्टेंस का मात्रक, तो हम इसको ओमेगा ना पढ़कर क्या पढ़ते हैं? ओम। तो आंसर है हमारा ओम, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? देखिए बच्चों, टंगस्टन का दिए गए प्रश्नों में अगर आप ध्यान से देखें तो राइट आंसर है बिजली के बल्ब। बिजली के बल्ब क्या होते हैं? पहले जो आजकल तो जान रहे हैं आप LED यूज होता है, लेकिन इससे पहले कुछ समय पहले जो यूज होते थे बल्ब,
वो फिलामेंट वाले बल्ब यूज होते थे। उसमें क्या होता था, आप देखे थे, एक ग्लास होता था, ग्लास के अंदर एक फिलामेंट लगा होता था जो कि बाहर के सर्किट से कनेक्ट रहता था, और जैसे ही स्विच ऑन करते तो ये फिलामेंट गर्म होता था, एक ऐसे ये बहुत उच्च ताप पे पहुंच जाता था, जिसकी वजह से इसमें से ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्सर्जित होता था। तो यहाँ पे जो फिलामेंट है इसका ताप बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक बढ़ने की वजह से क्या होगा कि अगर कोई ऐसा पदार्थ हो जो जिसका गलनांक कम हो तो क्या होगा, ये फिलामेंट ज्यादा ताप की वजह से क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल के और सर्किट टूट जाएगा। तो हमें यहाँ एक ऐसे तत्व की जरूरत थी जिसका गलनांक अधिक हो। तो इसके लिए उचित ऑप्शन हमारे पास होता है टंगस्टन, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक अप्रॉक्स 3500 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका प्रतिरोधकता भी अधिक होता है, जो उच्च प्रतिरोध को प्राप्त करने में सहायक होता है। तो ये सबसे सुटेबल चीज होता है विद्युत के बिजली का फिलामेंट बनाने के लिए। ठीक, आइए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहां से निकलती हैं? देखिए, हम लोगों ने अध्ययन किया ही है अच्छे से कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव में अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। और अगर चुंबक के अंदर ध्यान से देखें तो क्या होता है इनका दिशा, दक्षिण से उत्तर की ओर, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहीं भी डिस्क्रीट नहीं होती है, एक कंटिन्यूअस कर्व होती है, कंटिन्यूअस क्लोज लूप बनाती है, अर्थात ये एक बंद वक्र का निर्माण करती है। इनका ना तो कहीं शुरुआत होता है और न ही कहीं अंत। लेकिन अगर कोई चुंबक आपके पास है तो उसमें से हम पूछे कहां से बाहर निकलती है तो आंसर होगा नॉर्थ पोल से। नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है, साउथ में एंट्री करती है, अंदर चुंबक के साउथ से नॉर्थ जाती है, फिर इस तरह से एक कंप्लीट वक्र का निर्माण करती है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर होगा उत्तरी ध्रुव। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट समझते हैं ना, कहते हैं कि जो सबसे ऊपर है। तो देखिए, एलपीजी वगैरह जो स्रोत हैं ये ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जो एक दिन खत्म हो जाएंगे, इनकी लिमिटेड उपलब्धता है, बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्ध है। तो ये जो है एक दिन खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी जो है इसको हर जगह यूज नहीं किया जा सकता, सीएनजी भी लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन ये जो हमारे पृथ्वी पे जो कुछ भी ऊर्जा उपलब्ध है, अधिकांश हिस्सा इसका कहां से प्राप्त होता है, सूर्य से, अर्थात सौर ऊर्जा से। और यह एक ऐसा स्रोत है जो एक तरह से आप मान सकते हैं कि बहुत ही अधिक समय तक चलेगा, करोड़ों वर्षों तक ये चलेगा। तो एक ऐसा सोर्स हुआ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए, यहां तक आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न फिजिक्स के थे। आगे जो प्रश्न है वो केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो इसलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट फिजिक्स के आगे के प्रश्नों में। आगे के प्रश्न है 20, क्वेश्चन नंबर 28 है फिजिक्स का। तो आइए हम वहां पर चलते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 है, हाँ, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए, हम लोगों ने जैसा कि सीखा है कि नाभिकीय ऊर्जा जो है दो तरह से प्राप्त की जा सकती है। एक होता है नाभिक के अंदर दो प्रक्रिया होती है, एक होता है नाभिकीय विखंडन और एक होता है नाभिकीय संलयन। जब एक बड़ा नाभिक टूटकर दो छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है, दो छोटे पार्ट्स में, दो या दो से अधिक में, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं टूटना अर्थात विखंडन। ये कहलाता है प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन, और इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है। और एक और केस होता है नाभिक में, जब दो स्मॉलर न्यूक्लियाई, बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा नाभिक तैयार करते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है नाभिकीय संलयन, और इसमें और अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, रिलीज होती है। तो इन दोनों में से
नाभिकीय संलयन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो एनर्जी रिलीज होती है इसको अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा सका है, तो इसलिए हम इसको अपने लाभदायक कार्यों में उपयोग नहीं कर सकते अभी तक के लिए। तो अभी तक जो है हम जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए हैं जिससे विद्युत संयंत्र अर्थात बिजली सप्लाई के लिए यूज किया जाता है, विद्युत ऊर्जा के लिए यूज किया जाता है, उसमें हम नाभिक का कौन सा प्रक्रिया यूज करते हैं, वो है नाभिकीय विखंडन। चलिए आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करते हैं? तो वैसे तो ये आंसर बायोलॉजी का है क्वेश्चन बच्चों, लेकिन आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक रूल होता है, वो है 10% रूल ऑफ एनर्जी। इस रूल के अकॉर्डिंग किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो एक स्तर होता है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी एक ऊर्जा स्तर से दूसरे स्तर में जब एनर्जी सप्लाई होती है तो उसका सिर्फ 10% हिस्सा सप्लाई होता है और बाकी रिमेनिंग जो 90% एनर्जी है वो हीट या मेटाबॉलिक एक्टिविटी के रूप में वेस्ट हो जाता है। तो हर उच्च अगले ऊर्जा स्तर में जो एनर्जी सप्लाई होता है वो कितना होता है, पहले का 10%। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 10%। समझ रहे हैं? जैसे कि एक फॉर एग्जांपल हम कहें, यहाँ पर अगर घास है तो घास की टोटल जो एनर्जी है अगर उसको बकरी खा रही है तो घास का कितना हिस्सा लेगी, वो 10% एनर्जी खाली लेगी। और बकरी को अगर शेर खा रहा है तो बकरी का जो टोटल एनर्जी होगा उसका कितना परसेंट एनर्जी यूज करेगा शेर, वो है 10%। समझ रहे हैं? तो ये कहलाता है 10% रूल या 10% लॉ। इसलिए आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखा जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? आइए देखा जाए। पहला ऑप्शन है इसमें थर्माकोल के डिस्पोजल कप का। आप बताइए, थर्माकोल का डिस्पोजल कप जो होता है वो इजिली जो है डिग्रेडेबल नहीं होता है। इसको आप फेंक देंगे जल्दी जो है एक डिग्रेड नहीं होगा, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसको ज्यादा जल्दी डिग्रेड नहीं कर पाएंगे, तो बहुत समय तक जमीन में बना रहेगा, वैसे ही जमीन की पोषकता को नुकसान पहुंचाएगा। प्लास्टिक के डिस्पोजल कप, देखिए प्लास्टिक तो और भी खतरनाक चीज है, आप जानते ही हैं, ये डिग्रेड होता ही नहीं, हजारों साल से ही रह जाए। तो प्लास्टिक जो है हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। अगला ऑप्शन देखें तो है मिट्टी के डिस्पोजल कप का। मिट्टी के डिस्पोजल कप देखें, आप जानते हैं जो मिट्टी का कप होता है जिसको हम लोग जिसमें चाय वगैरह पीते हैं, उस तरह का बर्तन जो होता है वो देखिए मिट्टी का बना होता है। और अगर आप उसको कहीं उसके बाद फेंक भी दिए, थ्रो कर दिए, तो उसके बाद फिर से वो जो है आराम से वो मिट्टी है उसको फिर से बायोडिग्रेड होने की जरूरत ही नहीं है, वो ऐसे ही फिर से मिट्टी जैसा ही है उसी में मिल जाएगा। तो हमारे पर्यावरण के लिए एकदम से नुकसानदेह नहीं है। और चौथा आंसर जो है देखिए है कागज। कागज तो आसानी से डिग्रेड हो जाएगा, लेकिन कागज को बनाने के लिए जो है आपको पेड़ों को काटना पड़ेगा, पेड़ों से कागज बनता है तो अधिक पेड़ को काटना पड़ेगा, तो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। इसलिए सबसे उचित ऑप्शन आपके लिए क्या है, वो है मिट्टी का डिस्पोजल। ये पर्यावरण के लिए सबसे बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। आइए अच्छा आगे देखते हैं भौतिक विज्ञान के और प्रश्न कौन से हैं। यहाँ पर देखिए आगे कंटिन्यू प्रश्न है भौतिक विज्ञान के ही। क्वेश्चन नंबर 31 आइए देखा जाए। इसमें कह रहा है हम वाहनों में
उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दर्पण के रूप में क्यों करते हैं? देखा जाए, हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों करते हैं? देखिए, उत्तल दर्पण की एक खासियत होती है कि इसमें जो फोकस होता है, जो वक्रता केंद्र होता है, ये सभी दर्पण के पीछे होता है। तो वस्तु जो है सामने हमेशा इसके रहेगी, तो इसका सिर्फ एक ही केस बनता है और इसमें इसीलिए प्रतिबिंब इसका जो है हमेशा आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है। तो सोचिए, अगर हम अवतल दर्पण लगा लें बाइक में साइड मिरर में, तो क्या होगा, उसमें जो है अधिकांश केस में रियल इमेज बनता है और रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है, उल्टा होता है। पता चला आप देख रहे हैं पीछे से गाड़ी उल्टी हुई आ रही है, तो ये आपको डिस्ट्रैक्शन करेगा, पहली समस्या। दूसरी बात यह है कि उत्तल दर्पण का जो लाइट को रिसीव करने का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्र होता है, वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण से ज्यादा क्षेत्र की लाइट को कवर कर सकता है, इसलिए इसका जो व्यू एरिया होता है, अर्थात दृष्टि क्षेत्र अगर कहें हम, तो अवतल दर्पण की तुलना में ज्यादा होता है। तो इसके दो मुख्य कारणों की वजह से इसको एज ए साइड मिरर यूज किया जाता है। कौन कौन से कारण थे हमने देखा? एक है इट हैज लार्ज व्यू एरिया, और दूसरा कारण क्या है कि इट मेक्स ऑलवेज इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज की मीनिंग क्या है? सीधा, ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये दो मुख्य कारण है जिनकी वजह से हम उत्तल दर्पण को सदैव पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, अर्थात साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं। आइए देखा जाए आगे का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 32 है, लेंस की क्षमता को परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रक लिखें। देखिए बच्चों, ये हमने सीखा है अच्छे से, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, एक तरह से रटने वाला प्रश्न है। लेंस की क्षमता क्या होती है? हमने देखा कि लेंस की क्षमता कैसे परिभाषित है, ये इसके फार्मूला से आप बना सकते हैं। ये है किस तरह से, P इक्वल टू होता है 1/f। f क्या है? फोकस दूरी, और 1/f मतलब व्युत्क्रम फोकस दूरी का। तो यही हो गया इसकी परिभाषा कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। कितना आसान है। और इसका एसआई मात्रक, जैसा कि हमने पहले के एक प्रश्न में देखा कि एसआई मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर, और इसको शॉर्टकट में कैपिटल डी से निरूपित किया जाता है। ठीक है, चल आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला प्रश्न है, एक छात्र को अंतिम पंक्ति में बैठकर ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है। ध्यान से समझिए, वो छात्र बैठा कहां पर है? अंतिम लाइन में। अंतिम लाइन में मतलब क्या, कहां बैठा है? बोर्ड से नजदीक बैठा है कि दूर? सिंपल सी बात है, दूर बैठा है। इसका मतलब उसको दूर से देखने में कठिनाई होती है। तो बच्चे को कौन सा दृष्टि दोष है? दूर से देखने में कठिनाई हो रही है। ऐसा कब होता है? जब दूर की वस्तु के लिए प्रतिबिंब कहां पर बन जाए? लेंस के नजदीक, अर्थात इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो ये कौन सा केस बन रहा है? ये है जैसे लेंस और वस्तु अगर दूर है तो इससे चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होता है? रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं। रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं, तो वस्तु हमें चूंकि हमारा जो आंख का सेंसिटिव हिस्सा है, अर्थात जो लाइट को सेंस करता है, वो क्या है? रेटिना। और रेटिना पे इमेज बन नहीं रही है, तो क्या होगा? वस्तु धुंधली दिखाई देगी, क्लियर नहीं दिखाई देगी। तो इस दृष्टि दोष का क्या नाम है? देखिए, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ बन रहा है? लेंस के निकट, इसलिए इसका नाम है निकट दृष्टि दोष। और इसको अगर दूर हमें करना है, इंग्लिश में कहते हैं इसको मायोपिया। निकट दृष्टि दोष।
ठीक है। अगर इसको दूर करना है तो क्या करेंगे, आपका क्या उद्देश्य हो गया, आप चाहेंगे ऐसा कुछ जुगाड़ लगाएं ताकि ये प्रतिबिंब जो यहाँ बन रहा है वो कहाँ पहुंच जाए, रेटिना पे। अब देखिए ये प्रकाश किरणें पहले मुड़ गई तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा प्रकाश किरणों को फैलाना पड़ेगा। तो फैलाने के लिए फैलाने वाला लेंस अर्थात कौन सा लेंस जो है लाइट को फैलाता है, वो है अवतल लेंस। तो यहाँ पर हम इसको चश्मा पहनाएंगे और उस चश्मा का लेंस कैसा होगा, अवतल लेंस। ये प्रकाश किरणों को पहले ही थोड़ा सा फैला देगा। अब जो है आंख का लेंस जब इनको मोड़ेगा तो ये कहां पर मिलेंगे, रेटिना पे। अर्थात वह वस्तु अब उस जो छात्र है उसको स्पष्ट दिखाई देगी। समझ रहे हैं कितना आसान है। इसमें ध्यान देना है कि जो अवतल लेंस लगेगा वो उचित फोकस दूरी का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो, उस केस में क्या होगा, ये इतना ज्यादा फैला देगा कि प्रतिबिंब फिर से पीछे चला जाएगा और इस वस्तु को क्लियर नहीं देख पाएगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस से बना हुआ चश्मा यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला भौतिक विज्ञान का प्रश्न कहाँ है, क्वेश्चन नंबर है आगे 39। ये देखिए ये फिजिक्स का प्रश्न है। क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक लेंस से कितना दूर रखी गई है, 25 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। कंडीशन दिया है, उसमें पूछ रहा है कि प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ बनेगा, उसका आकार छोटा होगा या बड़ा होगा, और वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, प्रकृति। तो आइए देखते हैं क्या केस बन रहा है। प्रश्न क्या है, एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। देखिए ये है अवतल लेंस, मान लीजिए इसका, अच्छा इसको जो है कट करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा एडिट करना है, फिर से शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक अवतल लेंस है और इससे एक वस्तु कहां रखी गई है, इसका फोकस दूरी है 25 सेंटीमीटर और वस्तु को रखा गया है कहां पर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और इसको 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। अगर फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए यहाँ पर है इसका फोकस, तो यहाँ होगा 2f और a 10 है यहाँ तक, तो 2f होगा 20, अर्थात इससे भी और बाहर रखी गई वस्तु, अर्थात इधर कहीं पर रखी गई होगी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आप जानते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश किरणों की कम से कम आवश्यकता होती है। एक प्रकाश किरण अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर ले तो कहां से होकर जाएगी, फोकस की सीध में जाएगी, फैल जाएगी। और अगर कोई प्रकाश किरण O की दिशा में ले, O से तो क्या होगा, सीधे पार हो जाएगी। तो इन दोनों किरणों को आगे तो देख रहे हैं डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, तो इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, तो आगे तो मिलेंगी नहीं, अर्थात ये कहाँ मिलेंगी, इनको हम पीछे बढ़ाए तो यहाँ पर हमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है और यहीं पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। देखिए बच्चों वैसे हम ये सब कर जरूर रहे हैं, लेकिन आप देखिए इसको पहले से ही वैसे ही बता सकते थे। क्यों, क्योंकि ये है अवतल लेंस। अवतल लेंस में एक ही कैसे होता है, वस्तु आप कहीं भी रखे प्रतिबिंब सदैव क्या बनेगा, आभासी, क्योंकि यहाँ पर लाइट रे को पीछे मिलाने पर प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात यहाँ मिल नहीं रही है बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसकी प्रकृति क्या होगी, आभासी, अर्थात वर्चुअल। और आइए और देखिए क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है। स्थिति क्या होगी, आप साफ साफ देख पा रहे हैं, यहाँ पर O है, यहाँ पर F है, तो ये प्रतिबिंब जो है कहाँ बन रहा है, F तथा O के बीच, फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच एक प्रतिबिंब बन रहा है। आइए देखते हैं, फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच बन रहा है। इस प्रश्न का आगे का हिस्सा क्या है, देखिए कह रहा है उसका आकार क्या होगा। तो देखिए इसके लिए आपको प्रश्न को हल करना होगा और हम जानते हैं इसको पहले लेंस के इसकी पहले स्थिति ज्ञात करेंगे, वो है लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v
माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहां से मान रख दिया जाए जरा, 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/u, u प्लस 1/f। तो यहाँ पर देखिए दिए गए प्रश्न में u का मान कितना है, u है -25 सेंटीमीटर और f a है अवतल लेंस, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा माइनस में, इसका फोकस दूरी कितना है -10 सेंटीमीटर। अगर इसको हम हल करें तो क्या हो जाएगा, आएगा 1/-25 प्लस 1/-10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका आएगा 50, ए आएगा 2 बार जाएगा मीन्स -2 प्लस देखिए ये क्या आएगा 10 से 5 बार जाएगा तो ये आएगा -5, ऐड करेंगे तो क्या आएगा -7/50। तो v का मान कितना आ जाएगा, v का मान आ जाएगा v इक्वल टू क्या हो जाएगा -50/7 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा इसका पूछा है प्रतिबिंब का आकार भी पूछा है, तो यहाँ पर क्या होगा आप जानते हैं आकार मतलब हाइट वाला एक्सप्रेशन आपको चाहिए, तो हाइट से और दूरी से लेंस से प्रतिबिंब की दूरी से इन सब में क्या संबंध है, आप जानते हैं ये होता है सूत्र मैग्निफिकेशन का अर्थात आवर्धन सूत्र। आवर्धन सूत्र क्या होता है, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यही इक्वल टू होता है लेंस के केस में v/u। तो ये मान अगर हम रख दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू आएगा v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए रख देते हैं, तो देखिए क्या रहा है, v का मान कितना है -50/7 डिवाइडेड बाई u का वैल्यू कितना है -25 इंटू HO, वस्तु का हाइट कितना दिया है देखिए 5 सेंटीमीटर, तो इसको 5 रख दीजिए, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा -50 डिवाइडेड बाई -7 इंटू -25 नहीं +7 है इंटू -25 इंटू 5, तो देखिए ये कट जाएगा 5 10, इसका 5 ले लेंगे 5 × 5 = 25, ये कट गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 10/7 ये होगा हाइट ऑफ इमेज 10/7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इसके मान को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 10/7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न को आइए देखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। अब देखें यहाँ पर जगह नहीं है तो पहले थोड़ा सा मिटा लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ये है एक विद्युत सर्किट का एक आरेख बनाना है जिसमें प्रत्येक 2 वाट के 2 वोल्ट के 3 सेल लगे हों, 3 सेल की बैटरी बनी हो, 5 ओम का एक प्रतिरोध हो, 8 ओम का एक प्रतिरोध हो और एक 12 ओम का प्रतिरोध हो, एक स्विच हो, सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो। तो ये देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, और हम जानते हैं कि अगर विद्युत परिपथ हमें बनाना है, विद्युत सर्किट बनाना है तो हम जो है डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि बैटरी है तो बैटरी असली वाली बनाने लगेंगे, हम क्या करते हैं उनके संकेतों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 सेल हैं, तो सेल को हम कैसे जोड़ते हैं, उनकी पोलैरिटी अर्थात उनकी ध्रुवता सेम होनी चाहिए, अर्थात जैसे देखिए यहाँ पे हम बैटरी लगा ले 3 जोड़ दे तो एक बैटरी हो गया, ये दूसरा बैटरी हो गया, ये तीसरा बैटरी हो गया। और क्या जुड़ा है इसमें देखिए 5 ओम का एक प्रतिरोध, 8 ओम का और 12 ओम का प्रतिरोध, तो सभी प्रतिरोधों को एक जगह जोड़ देते हैं। चलिए ये है देखिए एक प्रतिरोध हो गया, ये है दूसरा प्रतिरोध हो गया, ये है तीसरा प्रतिरोध हो गया। ठीक है, आराम से जोड़ देते हैं। इनमें और भी कुछ जोड़ना है हमें, बिल्कुल जोड़ना है। यहाँ पे देखिए क्या है, और एक स्विच जोड़ना है, तो एक स्विच आप जोड़ सकते हैं, स्विच श्रेणी क्रम में कहीं भी जोड़ सकते हैं।
तो ये हो गया स्विच आपका। और क्या जोड़ना है, बस इतनी ही चीजें हैं। देखिए 5 ओम का प्रतिरोध, 8 ओम का, 12 ओम का। इसका मान लीजिए मान है 5 ओम, इसका मान है 8 ओम, इसका मान है 12 ओम। ये सभी बैटरियां 2 वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट के सेल हैं, तीनों जुड़े हैं इस तरह से, और ये हुआ आपका सर्किट कंप्लीट। तो सिर्फ इतना करना था आपको इस प्रश्न में। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखें। ठीक है, आइए समझ लेते हैं। हमने हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा इसके पहले के प्रश्न में थोड़ा सा चर्चा किया था, तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो हमने देखा था कि अगर कहीं चुंबक है तो वहां पर उसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जहां पर कोई दूसरा चुंबक लाए तो वो अपने ऊपर बल का अनुभव करे। सिंपल सा बात। देखिए चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक का प्रभाव हम कैसे महसूस करेंगे, चुंबक के बल को चुंबक ही महसूस कर सकता है। इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर कहीं किसी जगह पर चुंबक छोटा सा रखने पर या चुंबकीय सुई रखने पर उसके ऊपर बल लग रहा है, इसका मतलब वहां पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक का प्रभाव उपस्थित है। अब देखिए यहाँ पर है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, हमने देखा अभी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, अर्थात जहां पर चुंबक का प्रभाव है। अब चुंबक का जो प्रभाव है, अगर वहां पे हम कोई चुंबक रखेंगे तो चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में स्थित हो जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में चुंबकीय सुई स्थित होती है वो वही कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को एक कंटिन्यूअस लाइन से निरूपित करें तो इस लाइन को ही कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा। अर्थात सब मिलाकर अगर हमें बोलना हो तो क्या कहेंगे, ये रेखा कैसी है, ये सिर्फ हमने एज्यूम किया है, एक काल्पनिक रेखा है। तो हम क्या कहेंगे, ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो किसी जगह पर क्या निरूपित करती है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अर्थात ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती हैं वही क्या कहलाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इनके देखिए बहुत सारे गुण होते हैं, इनको आइए हम सीख लेते हैं। हमने कुछ गुण अभी पहले चर्चा किया था, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में अंदर प्रवेश करती हैं। दूसरा गुण हमने क्या देखा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद वक्र का निर्माण करती हैं, सदैव ये बंद वक्र का निर्माण करती है। अर्थात न तो इनका कहीं शुरुआत होता है प्रारंभ और न ही कहीं अंत, ये क्लोज लूप बनाती हैं। आइए और गुण देखा जाए। अगला गुण इसका क्या है कि दो चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद हो रहा है, मींस इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर अगर पहली लाइन से देखेंगे एक दिशा मिल रही है, दूसरी लाइन से देखेंगे दूसरी दिशा मिल रही है। अर्थात प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो रही हैं, लेकिन ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि किसी जगह पर चुंबकीय क्षेत्र की सिर्फ एक ही दिशा हो सकती है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रतिच्छेद संभव नहीं है। वेरी गुड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला इसका गुण देखते हैं। अगला गुण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर किसी क्षेत्र में ढेर सारी खींची गई है तो इनको देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है और कहाँ पर कमजोर। हम देखिए इसका सही तरीका क्या है, हम देखेंगे यहाँ पर सापेक्ष सघनता। कौन सा शब्द है, ध्यान से समझिए इसको, ये है सापेक्ष सघनता। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सापेक्ष सघनता चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष तीव्रता को बताता है। किसको बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष
तीव्रता, तीव्रता मीन्स एक तरह से आप समझने के लिए बोल सकते हैं प्रबलता। अर्थात कितना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, इसको कौन बताता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सापेक्ष सघनता। सापेक्ष मतलब देखिए, तीव्रता अर्थात एक तरह से मजबूती। मजबूती कैसा शब्द है? वो तुलनात्मक शब्द है। अर्थात कोई अकेला बोले कि हम मजबूत हैं तो ये अपने आप में गलत शब्द है, क्योंकि उससे भी मजबूत कोई होगा। अगर वो कह रहा है कि हम किससे मजबूत हैं तब उचित शब्द है। अर्थात मजबूती दिखाना है, घनत्व दिखाना है, ये सब कैसे शब्द हैं? तुलनात्मक शब्द। तो हम जो है दो जगह का तुलना करेंगे। मान लीजिए जैसे एक जगह हम यहाँ ले लिए, एक इसके ध्रुव के पास ले लिए, तो आप देखेंगे दोनों जगह जब तुलना करेंगे तो ध्रुव के पास जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो पास पास हैं और यहाँ पर दूर दूर हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जहां पर पास पास है वहां पर तीव्रता अधिक होगी, जहां पर क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हैं वहां तीव्रता कम होगी। तो ये हुआ चौथा गुण कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सापेक्ष सघनता चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष तीव्रता को बताता है। ठीक है, चल आप एक गुण में इसको भी लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर हैं पहले से तो उनकी दिशा, हम किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप क्या करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर अगर आप क्या ड्रा करते हैं? टेंजेंट। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पे जो टेंजेंट अर्थात स्पर्श रेखा जो होती है उसी की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। फिर से बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ही उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। ये सभी गुण कंप्लीट हो गए। तो एक पहला गुण क्या था? उत्तरी ध्रुव से अगर कोई परमानेंट मैग्नेट है तो क्या होता है? उत्तरी ध्रुव से इसमें बाहर निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव में अंदर प्रवेश करेंगे। ठीक है। दूसरा गुण क्या है? ये सदैव बंद वक्र का निर्माण करती हैं। तीसरा गुण है कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ये कभी भी नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। चौथा गुण क्या है? इनकी सघनता, तुलनात्मक सघनता, अर्थात दो जगह का अगर हम तुलना करेंगे तो देखेंगे जहां पास पास हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, जहां पर दूर दूर है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होगा। और हमने पांचवा गुण क्या देखा? दिशा के बारे में देखा कि इन रेखाओं से दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। हमें देखते हैं किसी बिंदु पे स्पर्श रेखा की दिशा क्या है, किसी बिंदु पे स्पर्श रेखा की जो दिशा है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कौन सा प्रश्न है फिजिक्स का। अगला प्रश्न है, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? Why we are looking towards alternative source of energy? देखिए, अगर हम उन स्रोतों की तरफ ध्यान दें जो हम रेगुलरली यूज करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा ईंधन होता है यूज, वो है जीवाश्म ईंधन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फॉसिल फ्यूल। ये ईंधन ऐसे होते हैं जो बहुत ही पुराने समय में, प्राचीन काल में मिट्टी के अंदर या समुद्र के अंदर किसी तरह से दब गए और वहीं पर इनका अपघटन होकर इनसे क्या क्या बना है? इनसे तेल बना जिनको हम पेट्रोलियम कहते हैं, पेट्रोलियम बना, और कोल बना, पेड़ पौधे दबकर कोल बने। तो ये जो है इनकी मात्रा बहुत लिमिटेड है और हम इनका अत्यधिक दोहन कर रहे हैं अभी। तो कुछ समय बाद क्या होगा? ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है नवीकरणीय नहीं है, अर्थात एक बार खत्म होने के बाद इनको फिर से दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो हमारे पास भविष्य को देखते हुए हमें जो है बहुत जरूरत है, भविष्य को सेव करने के लिए हमें जरूरत है ऐसे स्रोतों की जो इनके खत्म होने पर हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। इसीलिए हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे कि नाभिकीय ऊर्जा हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, इन सब की तरह सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि हमारे पास ऊर्जा का एक सतत स्रोत बना रहे। ठीक।
आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, ओजोन परत क्या होती है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के सतह के काफी ऊंचाई पर एक लेयर है जो कि ओजोन गैस से बनी है। ओजोन क्या होती है? O3 अर्थात ऑक्सीजन जो तत्व है इसका ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें 3 एटम मिलकर एक कण बनाते हैं, वो कहलाता है ओजोन। तो ये जो ओजोन की परत है, ये ऊपर सूर्य से आने वाली जो विकिरण है, इनमें जो हानिकारक विकिरण है अधिकांश उनको रोक देती है। इसमें से मुख्य हिस्सा वो है जो है अल्ट्रावायलेट अर्थात पराबैंगनी विकिरण। पराबैंगनी विकिरण जो है इसका तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ से ये स्कैटर हो जाती है आसानी से। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण का लगभग अप्रॉक्स 99% हिस्सा ओजोन परत द्वारा परावर्तित हो जाता है या बिखर जाता है, जिससे वो हमारे शरीर तक नहीं पहुंचता और ये हमको नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि ओजोन लेयर जिसको रोक रही है अल्ट्रावायलेट किरण, इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। ये अगर डायरेक्ट हमारी स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो हमें बहुत सारी स्किन डिजीज हो जाएंगी और इससे जेनेटिक डिसऑर्डर का भी संभावना होता है। इसमें डीएनए डैमेज हो सकता है। डीएनए अगर डैमेज होगा तो जीन में प्रॉब्लम होगी और आने वाली पीढ़ी को समस्या झेलनी पड़ेगी, आने वाली पीढ़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो ओजोन लेयर जो है इस तरह से हमारी सुरक्षा करता है। और अब ओजोन लेवल अभी जो है बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं हम लोग कल कारखानों को उपयोग से, जिसकी वजह से ओजोन लेयर पतली होती जा रही है, उसमें कमी देखी जा रही है। तो इसको कम करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करना चाहिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैसेस ऐसी हैं जो हीट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इससे ओजोन का क्षय होता है। तो हमें इसके लिए प्लांटेशन वगैरह करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि इनका हम ऐसे प्रयास करें कि इनका कम से कम उत्सर्जन हो, इन गैसेस का। आइए स्टूडेंट, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, इसके सिद्धांत एवं कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? तो हम ध्यान से देखें तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें 3 मुख्य भाग हैं। पहला है विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, चूंकि बनाना फिगर थोड़ा सा ऐसे पेन से बनाने से क्लियर ना बनता, तो हमने इसको एनसीईआरटी से कॉपी किया है। देखें, ये फिगर है, इसमें क्या क्या होता है, पोर्ट्स, इसके पार्ट्स आइए चर्चा करते हैं। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल एबीसीडी। इसमें मुख्यतः एक कॉइल एबीसीडी होती है जो एक नाल चुंबक के सिरों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एन और एस देख रहे हैं, इनके बीच में स्थित होता है। और ये कॉइल का जो दोनों सिरा होता है, यहाँ देखिए सिरा ए जो है ये आकर यहाँ से पी से, और सिरा जो डी है वो क्यू से संपर्क में है, जुड़ा है। और पी और क्यू क्या है, आप देख रहे हैं, ये एक स्प्लिट रिंग अर्थात विभक्त वलय के 2 पार्ट हैं। और इस कॉइल का कनेक्शन बाहर के परिपथ से इस रिंग से संपर्कीय ब्रश जो एक्स और वाई प्रदर्शित है इनके द्वारा बाह्य परिपथ से होता है। इनके सहारे ही इस कॉइल में बाह्य परिपथ से धारा इस पूरे कॉइल में प्रवाहित होती है। आइए इसका आगे के प्रक्रम को समझा जाए। इसमें देखिए, कुछ और चीज अगर आपको लिखना हो तो ये कह सकते हैं, ये पूरा अरेंजमेंट मीन्स कॉइल, और कॉइल देखिए यहाँ पर अटैच्ड होती है एक रॉड से। एक रॉड जो इस कॉइल से बंधी होती है ताकि जब कॉइल रोटेट करे तो उसके साथ अटैच रॉड भी रोटेट करे। और दूसरा, इस रॉड का काम है
इस कॉइल को सपोर्ट देना ताकि ये फ्रीली रोटेट कर सके। तो आइए हम आगे के काम देखते हैं इसके। नेक्स्ट है इसका सिद्धांत। सिद्धांत देखिए क्या होता है। हम जानते हैं कि विद्युत मोटर में मुख्य काम होता है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल लगता है। तो इसका सिद्धांत क्या होगा। हम जानते हैं कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अर्थात धारावाही चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उस पर एक बल लगता है। इस सिद्धांत को चाहे हम एक बार लिख लेते हैं। क्या है सिद्धांत इसका। जब किसी धारावाही चालक को कहाँ रखेंगे, अगर चुंबकीय क्षेत्र में, तो क्या परिणाम होगा उसका कि चुंबकीय क्षेत्र उस धारावाही चालक पर एक बल लगाएगा। और इसी गुण का उपयोग हम कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि इसका जैसे ही हम यहाँ पे उसकी को क्लोज करेंगे, मीन स्विच ऑन करेंगे, तो यहाँ से बैटरी से होते हुए ये धारा एक्स ब्रश से होते हुए पहुंचेगी स्प्लिट रिंग के पार्ट पी में, इससे होते हुए भुजा ए बी से होते हुए इस तरह से ए बी, फिर बी से सी, डी होते हुए वाई से बाहर निकलेगी। इस तरह से सर्किट कंप्लीट होता है। इसमें हम देख रहे हैं कि वह हिस्सा जो कॉइल का हिस्सा ए बी सी डी, ये हिस्सा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है और इसमें धारा भी प्रवाहित हो रही है। तो क्या होगा, इस पर एक बल लगेगा। और उस बल की दिशा हम कैसे ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है। पहली बात तो अगर प्रश्न सिर्फ ये रहे कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या बताता है, किसके बारे में बात करता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पे लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है या बताता है। अब प्रश्न आता है कि ये किस प्रकार बताता है, अर्थात धारावाही चालक पे लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्या कहता है, यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां, कौन सी 3 उंगलियां लेना है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इनको हम इस प्रकार व्यवस्थित करें कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, जैसे कि हम देख रहे हैं। तो यदि हमारा देखिए इसमें से 2 चीजें अज्ञात है, 2 चीजें पहले से हमें पता है, तीसरा पता करना है। 2 कौन कौन से पहले से पता है, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा पता है, हमें धारा की दिशा पता है और बल की दिशा ज्ञात करना है। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहता है कि यदि हम अपने मिडिल फिंगर अर्थात मध्यम उंगली को धारा की दिशा में व्यवस्थित करें, तर्जनी उंगली को हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित करें, तो अंगूठा चालक पे लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। अगर इस नियम को हम यहाँ पर अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं भुजा ए बी में धारा की दिशा क्या है, ए से बी की ओर। तो इस पे बल किधर लगेगा, क्रॉस बी, अर्थात इस भुजा पे आप देखेंगे बल की दिशा होगी नीचे की तरफ। इस पर जो है नीचे की तरफ बल लगेगा, भुजा ए बी पर बल लगेगा नीचे की तरफ। ऐसे ही भुजा सी डी पे आप बल फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम से चेक करेंगे तो इस पे बल की दिशा होगी ऊपर की तरफ। तो आप देख रहे हैं भुजा ए बी और सी डी एक ही कॉइल के हिस्से है, इसके 2 भागों पे विपरीत दिशाओं में बराबर बल लग रहा है। तो क्या होगा, ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करेंगे और इस कॉइल को रोटेट कर देंगे। फिर जैसे ही कॉइल का एक हिस्सा दूसरे साइड जाता है, जैसे मान लीजिए ए बी हिस्सा अभी देखिए किससे जुड़ा है, ए एक्स ब्रश से जुड़ा है, जैसे ये घूम के रोटेट करके नीचे से ऐसे पहुंचेगा दूसरे साइड में, तो ये कनेक्शन इसका हो जाएगा वाई से। अभी धारा इसमें ए से बी की तरफ जा रही है, लेकिन जैसे ही ए वाई साइड में जाएगा तो इसमें धारा की दिशा क्या हो जाएगा, बी से ए की तरफ, जिसकी वजह से इस पे लगने वाला बल अभी यहाँ पर नीचे बल लग रहा है, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो ऊपर बल लगेगा। अर्थात कुल कंक्लूजन निष्कर्ष अगर हम देखें तो जो भुजा देख रहे हैं नॉर्थ पोल साइड रहेगा उस पे नीचे बल लगेगा और जो साउथ साइड रहेगा उस पे ऊपर बल लगेगा। तो ये बल की दिशा हमेशा एक ही तरह बनी रहेगी, जिससे कॉइल लगातार
रोटेट करते रहेगी। अब इसमें हम देख रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण जो भाग इसमें रोल प्ले कर रहा है इस गति को मेंटेन रखने में, वो है इसका स्प्लिट रिंग, अर्थात इसको कहते हैं विभक्त वलय। विभक्त वलय यहाँ पर क्या कर रहा है, जैसे ही इसका साइड एक भुजा जो है एक साइड से दूसरे साइड पहुंच रहा है भुजा, वैसे ही उसमें करंट की डायरेक्शन को ये चेंज कर दे रहा है। अर्थात एक तरह से क्या कर रहा है, धारा की दिशा को कंटिन्यूअसली बदल रहा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटर भी कहते हैं, कम्यूटेटर। अर्थात ये क्या करता है, धारा की दिशा को लगातार बदलता रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक मोटर लगातार एक ही दिशा में रोटेट करती रहती है। तो ये हो गया इसका सिद्धांत, कार्यविधि और स्प्लिट रिंग का कार्य, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन क्या है? समानांतर में जुड़े तीन प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक बनाइए। देखिए ये बहुत ही आसान प्रश्न है। हम लोगों ने जैसा कि क्लास में सीखा है कि समांतर का संयोजन का क्या अर्थ होता है, यदि विद्युत धारा कहीं पर विभक्त हो जा रही है, विभक्त हो जा रही है अर्थात इसका रास्ता बंट जा रहा है, कई हिस्सों में विभाजित हो जा रही है, तो जिन जिन भागों में धारा विभाजित होती है वो सभी भाग आपस में समांतर क्रम में कहे जाते हैं। फिर से बोल रहे हैं, यदि परिपथ में कहीं पर धारा कई भागों में, दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है, तो वे सभी भाग में जुड़े प्रतिरोध क्या कहे जाते हैं, आपस में समांतर क्रम में कहे जाते हैं। यह हुआ समांतर संयोजन। अब मान लीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 ये समांतर क्रम में जुड़े हैं और प्रश्न में कह रहा है कि बताइए इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अर्थात तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तुल्य का क्या अर्थ होता है, तुल्य का अर्थ होता है तुलनात्मक, अर्थात ये सब मिल के प्रतिरोध का क्या काम होता है, रुकावट, अर्थात ये सब मिल के कितना रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो आइए देखा जाए, मान लीजिए सर्किट है, इसमें V वोल्ट की बैटरी से तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में R1, R2, R3 जुड़े हैं। बैटरी से मान लीजिए टोटल विद्युत धारा ली जा रही है I। यहाँ पर विद्युत धारा तीन भाग में विभक्त हो गई। मान लीजिए इसके भाग है I1, एक हिस्सा है I2, तीसरे में प्रवाहित हो रहा है I3। तो आइए देखा जाए, अगर हम यहाँ पर ओम का नियम लगाएं तो आप ध्यान से देख रहे हैं, R1 को ध्यान से देखें तो R1 जो है, R1 के सिरे जो है डायरेक्ट V से जुड़े हैं, अर्थात R1 के सिरों पर अप्लाइड पोटेंशियल कितना है, V वोल्ट। ऐसे ही R2 के सिरों पर अगर देखें, R2 भी डायरेक्ट V से जुड़ा है, तो R2 के सिरों पर भी लगाया गया विभवांतर कितना होगा, V वोल्ट। ऐसे ही R3 के सिरों पर भी लगाया गया विभवांतर होगा V वोल्ट। तो अगर हम ओम का नियम यहाँ पर अप्लाई करें तो देखिए क्या रिलेशन आएगा, यहाँ पर आएगा कि I1 मीन्स वैसे आएगा V, अगर पहला रेजिस्टेंस की बात करें तो V इक्वल टू आएगा I1 इंटू R1। यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो आ रहा है I1 इक्वल टू V बाई R1। लेट दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से आप देखेंगे प्रतिरोध R2, R3 में प्रवाहित होने वाली धारा I2 और I3 का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V बाई R2 और I3 बराबर आएगा V बाई R3। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें हम जंक्शन पे, जहां से तीनों रास्ता विभाजित हुआ है, यहाँ पे जो टोटल विद्युत धारा ली जा रही थी बैटरी से, उसका मान था I और यही तीन भागों में विभक्त हुआ है, अर्थात तीनों भाग में जो धारा है I1, I2 और I3 ये तीनों मिलकर किसके बराबर होंगे,
i के बराबर, अर्थात मान लीजिए ये है इक्वेशन 2, ये है 3। अगर हम यहाँ पे कुल धारा देखें तो क्या हो रहा है, चूंकि धारा I ही 3 भाग I1, I2, I3 में विभाजित हो रही है, अतः हम क्या कह सकते हैं, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। आइए अच्छा इसको हम एक अलग तरह से सोचने की कोशिश करते हैं हम, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा प्रतिरोध हम खोजें जो इन तीनों के बराबर काम करे। इन तीनों के बराबर काम करने का मतलब क्या है, इन तीनों के बराबर रोकने का मतलब क्या है कि ये तीनों जैसे V वोल्ट की बैटरी से जब जुड़े थे तो तीनों मिलकर कितना धारा ले रहे थे बैटरी से, I धारा। अब अगर कोई रेजिस्टेंस ऐसा हो जो इन तीनों के बराबर काम करे तो उसको भी इसी बैटरी से जोड़ेंगे तो वो भी इतनी ही धारा लेना चाहिए। अर्थात अगर हम मान लीजिए एक नया सर्किट बना रहे हैं, अगर मान लीजिए तुल्य प्रतिरोध है R इक्विवेलेंट, चलिए हम मान रहे हैं कि तुल्य प्रतिरोध जो है वो कितना है, R इक्विवेलेंट। अगर ये तुल्य है तो इसको भी उसी बैटरी से जोड़ने पर उतनी ही धारा लेना चाहिए। अर्थात यहाँ पर अगर हम ओम का नियम लगाएं तो क्या होगा, I बराबर V बाई R इक्विवेलेंट। मान लीजिए है इक्वेशन नंबर 5। अब ध्यान से देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 4 में जो है हमें चूंकि R1, R2, R3 और R इक्विवेलेंट के बीच में संबंध चाहिए, तो इन इक्वेशन को ध्यान से देखें। आप समझ पा रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 4 में हम सभी मान अगर रखें तो ये रिलेशन प्राप्त हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं समीकरण 4 में, समीकरण 1, 2, 3 और 5 से मान रखने पर क्या आता है, आएगा V बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर V कॉमन है, तो V कॉमन है, अगर इसको बाहर ले लेंगे तो इधर है V बाई R इक्विवेलेंट, तो इधर बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब देखिए V से V कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड सो ऑन। अगर मान लीजिए 3 से ज्यादा रेजिस्टेंस होते तो यही प्रक्रिया आप कंटिन्यू करते रहते। तो ये हुआ एक्सप्रेशन, अर्थात ये आपको व्यंजक प्राप्त हुआ कि अगर बहुत सारे प्रतिरोध, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध जो है क्या होगा, इस एक्सप्रेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर कुछ बातें जो आपको ध्यान देने योग्य हैं वो ये है कि अगर ढेर सारे प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा कम होगा या ज्यादा होगा। देखिए जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो विद्युत धारा को एक नया रास्ता मिल जाता है बगल से। अगर नया रास्ता मिल गया तो सोचिए क्या होगा, रुकावट घटेगी कि बढ़ेगी, सिंपल सी बात है घटेगी। अतः प्रतिरोध जब समांतर क्रम में जुड़ते जाते हैं तो जो तुल्य प्रतिरोध है उसका मान कम होता जाता है। अर्थात जब ढेर सारे प्रतिरोध जुड़े हैं समांतर क्रम में तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसका मान सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होगा, क्योंकि सबसे छोटे जो प्रतिरोध है उसके बगल में रास्ता है, अर्थात उससे भी कम प्रतिरोध होगा। ठीक है, चलिए आइए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तो चलिए अच्छा हम आगे के सेक्शन में जो अन्य पोर्शन है अर्थात बायोलॉजी और केमिस्ट्री उसको हम अलग वीडियो में समाहित करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।